नमस्ते दोस्तों, और डिज गोल्ड में आपका मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज से अरदास करता हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो देना भी अति आवश्यक है। और ये वीडियो फिलहाल आयुर्वेदिक पे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आयुर्वेद इतना विशाल है कि उसकी एक आध टहनी को आपको बता भी दूंगा तो क्या होगा। होम्योपैथिक आयुर्वेद की सिस्टर है, बिल्कुल सिस्टर है। और वैसे कोई कमी नहीं है, होम्योपैथिक में भी बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन मुख्यतः 2-2.5 हज़ार दवाइयाँ वो खास है। अब उनका विस्तारीकरण जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे सभी डॉक्टर्स ने और फार्मेसियों ने उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने से जिस तरह इंसानों की जनसंख्या बढ़ती ही जाती है वर्ष निकलते निकलते, ठीक उसी तरह है आज होम्योपैथिक के अंदर बहुत दवाइयाँ हैं, अतः सागर हो गया है। अब सवाल एक इस बात का है कि दवाइयाँ तो बहुत है, कोई बात नहीं, और सभी दवाओं को रोगी को दे भी नहीं सकते। उसके लक्षणों के आधार पर दवा का चयन करना होता है, ये सब आपको मालूम है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप किसी का अगर इलाज करते हैं तो नवीन रोगों के अंदर और पुराने रोगों के अंदर क्या एक ही दवा देंगे अथवा दोनों रोगों की अलग अलग दवा देंगे? ये एक जो प्रश्न चिन्ह है बहुत मायने रखता है। ये इतने मायने रखता है कि जैसे कोई पुराना रोगी है और उसको 8 साल 7 साल से अस्थमा है, दमा है, और वो उसकी चिकित्सा होम्योपैथी की ले रहा है, ठीक चल रहा है, और ऐसा होते होते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी, मान लीजिए उसके बाहाँ के अंदर दर्द आ गया, या एक पाँव में दर्द आ गया, या गर्दन में आ गया, या कंधे में आ गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा संकट हो गया। इधर तो वो ये दवाई खा रहा है अस्थमा की, कार्बो वेजिटेबलिस ले रहा है, आर्सेनिक एल्बिल ले रहा है, ब्लाटा ओरिएंटल भी ले रहा है, सभी कुछ वो जतन करके इसको अंग्रेजी दवाओं से अपने आप को महफूज रखता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो रोगी अगर कुछ समझता है तो क्या करे,
या वो अच्छे योग्य चिकित्सक के पास जाता है और सारी बात बताता है, तो चिकित्सक के सामने भी यही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो जो दमा की दवाई ले रहा है उसको बंद नहीं कर सकता, बंद करते तो दमा दुख देता है, और जो वो दवाइयाँ ले रहा है तो उसके मान लीजिए दाहिनी जंघा में दर्द है, तो उसके दर्द की जो दवा निकल के आती है कि दबाने से आराम मिलता है, तो कोलोसिंट आती है, ब्राइनिया आती है, जो भी है। तो सबसे पहले उसका जो नवीन रोग हुआ है शरीर के अंदर रोगी का, उसकी दवा दे करके और उस रोग को ख़त्म करे चिकित्सक, और जो दवा उसकी जो पुराने रोग की चल रही है वो चालू रखे। अब इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है कि रोगी पुरानी रोग के क्या दवा ले रहा है और अब जो दवाई दे रहे हैं उनके अंदर आपस के अंदर दोस्ताना है या नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोस्ताना नहीं है तो नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि और कोई अपरिचित है तो वो अपना दुश्मन तो नहीं है। इसलिए कोई सी भी दवा जो वो पुराना रोग की खा रहा है उसको हानि पहुंचाए बिना आप दे सकते हैं। ब्राइनिया 200 और कोलोसिन 200 मिला के या अदल बदल के, और वो जो दवाई खा रहा है, मान लो आर्सेनिक खा रहा है या ब्लाटा खा रहा है या इपिका खा रहा है या जो भी है, तो वो दवाइयाँ जो खा रहा है और जो दवाई आप दे रहे हो उनके अंदर दोस्ताना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, न हो तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अपरिचित हो कोई दिक्कत नहीं। कोई नया आदमी आता है तो अपन उसको पत्थर थोड़े ही मारते हैं, जबकि अपन कोई दोस्ती नहीं है, उसको जानते नहीं हैं, और वो अगर कोई पूछ लेता है कि फलां रास्ता किधर जाएगा तो उसको अपन बता देते हैं। तो ये न तो दोस्ताना हुआ और न ये दुश्मनी हुई। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर कई दवाओं के अंदर आपस के अंदर दुश्मनी है। तो नवीन रोग को सबसे पहले ठीक करना चाहिए, और उसके अंदर जो आप दवाई देते हो और ऑलरेडी जो रोगी दवाई पुराने रोग की खा रहा है तो वो दवाई और आप नवीन रोग की दवाई देते हो तो उनके अंदर या तो रिलेटिव हो या कोई संबंध न हो चलेगा, लेकिन विरोधी न हो, दुश्मनी न हो। जैसे मान लो रस्टॉक्स दवा निकल के आई है दाहिने जांघ की, रस्टॉक्स भी दवा है, तो आप उधर मान लो वो एपिस ले रहा है पहले से, तो आप रस्टॉक्स से हट करके और ब्राइनिया पे आ जाओ। आपका काम भी हो जाएगा, रोगी का काम भी हो जाएगा, और एक दुश्मनी से बच जाओगे।
लेकिन ये पूछना आवश्यक है, तुम भाई पहले क्या खा रहे हो। और हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी रोगी ये लिख देता है कि मेरा पेट कई दिनों से खराब है या मेरी गर्दन में कई दिनों से दर्द है, आप दवाई लिखिए, रिप्लाई। तो एक बात बताओ, हमें ये पता ही नहीं कि वो रोगी कितनी आयु का है, चलता है, फिरता है या बेड पे पड़ा है, या वो क्या दवाई ले रहा है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि आप बात करें, कमेंट्स के अंदर भी ये लिख देता हूँ, बात कीजिए। तो इस तरह जो कमेंट्स में लिखते हैं, तो उन सबको भी मैं यही बता रहा हूँ तसल्ली के लिए कि ये मजबूरी हमारे सामने होती है, इसलिए हम ये लिखते हैं कि बात कीजिए। ये कहना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी आपस के अंदर कह देंगे कि वो फलां डॉक्टर के बेकार आदमी है, मैंने लिखा कि मेरे ये तकलीफ़ है, रिप्लाई दो, कोई जवाब ही नहीं दिया, काहे का डॉक्टर है। कुछ और कुछ भी बात बता देते हैं, गहरी की भी कमंडी है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अगर ये लिख देते हैं कि बात कीजिए, तो वो आपकी हित की ही बात सोच करके हम लिखते हैं, अहित की नहीं। क्योंकि जब आप बात करेंगे जभी तो हमें पता लगेगा आपकी आयु क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपको किस तरह की टेंशन है या नहीं है, पूर्ण शरीर से स्वस्थ है या नहीं, किडनी की बीमारी तो नहीं, बीपी, शुगर, तमाम बातें जब हम उनसे पूछते हैं जोर दे दे के कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं, मेरे को तो सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम ही है, तो हम निश्चिंत होकर के उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम की अच्छी से अच्छी दवा और अच्छे से अच्छे पावर के अंदर हम दे सकते हैं, और उनको देने से वो रोगी निरोग होता है। बात करने से ये होता है, और बात नहीं करेंगे, बार बार रिप्लाई करेंगे कि ये तकलीफ़ है, दवा लिखो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम भी फिर है जो पल्ला झाड़ लेते हैं। और जैसे किसी ने लिख दिया कि मेरे को बरसों से एलर्जी रहती है, तो हम उसको मीठा सा जवाब देते हैं कि भाई एलर्जी रहती है, जिस चीज़ से एलर्जी हो उस चीज़ को मत खाओ। बाकी हम मेडिसिन जब भी लिखेंगे कि वो हमसे मोबाइल पे बात करेगा। लंबा चौड़ा मैसेज लिख देते हैं बहुत से, रोमन भाषा के अंदर मैसेज को या बहुत ही ऊंची इंग्लिश में मैसेज को उनके जो रोग के नाम वगैरह, तो इतना कोई व्यक्ति संसार में नहीं कि वो पूर्ण ज्ञानी हो या पूर्ण रूप से सक्षम हो, सिवाय ईश्वर के, हनुमान जी के, जो दिल की बात जानते हैं अपने, और जो दिखाते हैं कि हम दिल की बात जानते हैं, वो दिल की बात नहीं जानते, वो फरेबी होते हैं। लेकिन
आपसे अधिक उनके चाहने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ज्ञान को है डब्बी के अंदर बंद करके और जेब में रख लो। ये लुटाने के लिए नहीं है दौलत, बुरे वक्त पे काम आने वाली चीज है। सरेआम नीलाम न करो उसको, देखते रहो। क्योंकि अगर तुम कुछ बीच में बोल गए तो तुम अकेले पड़ जाओगे। सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा होना होगा। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ सोचेंगे कि तुम इस विचारधारा के व्यक्ति हो। तो नानक देव कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। सामने वाला आदमी कोई बात कहता है और वो गलत है, तुम जानते हो इस बात को, फिर भी चुप। एक चुप हजार को हराती है, ये क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी एक चुप हजार को हराती है। तो तुम्हारी चुप्पी शक्तिशाली हुई कि हजार व्यक्ति शक्तिशाली हुए? ज्ञान तुम्हारा पास तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास रहेगा। और वो वक्त जब आएगा, जब सच्चाई सबके सामने आएगी, तो उन सच्चे आदमियों के साथ में तुम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपना दामन बचा करके, आजकल तो पैंट पहनते हैं, पहले धोती पहनते थे। और हम खेत के अंदर जाते थे तो बेरी की झाड़ियाँ बहुत होती थी, अफा मार के पौधे बहुत होते थे, तो वो कांटे हैं जो हमारी धोतियों के लग जाते थे। हमने फिर एक हमारे भतीजे की शादी के बाद पैंट पहनना शुरू किया, जो उसके पहले धोती और पजामा से ही काम चलता था। तो उन कांटों से अपने आप को सुरक्षित बचा करके मंजिल को तय करना, चिकित्सा करना ही एक सबसे बढ़िया उपाय है। पहले नवीन रोगों को ठीक करो, उसके बाद पुराना रोग की दवा। अगर ऐसा मौका आ भी गया कि विरोधी दवा देनी आवश्यक है, तो आप 5-7 दिन के लिए पुराने रोग की दवा को बंद करके और रोगी को ये कह दो कि 5-6 दिन ये दवा खा के ठीक हो जा, ये फिर से चालू कर देना। तो वो अगर कहे कि अगर मुझे तकलीफ़ हो गई है, तो एक दिल हजार अफसाने अब आदमी करे भी तो क्या करे। आप लोग समझते हो कि अपन गए, कोई डॉक्टर के यहाँ गए और 400 रुपया 300 रुपया फीस की उसके टेबल पे लाइन लगा करके रख के आए, 4 अक्षर उसने लिख दिए। अपने मन में ख्याल आया गया, कितना आसानी से कमा लेता है वो। 3-4 दवाई लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगाए और 400 रुपये ले लिए। ऐसा पहले नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि जो चीज़ वो तुमको लिख करके दे रहा है और उससे तुम्हारी तकलीफ़ ठीक होगी, उसकी उसको जानकारी कितनी मुश्किलात के बाद प्राप्त हुई है। अब वो खड्डा खोदने तो जाएगा नहीं, डॉक्टर तो लिखेगा,
तो किसी के ऊपर ये व्यंग भी मत करो कि ये लुटेरा है, इसके कोई कमी नहीं है, फिर भी सबसे फीस लेता है। और वो अगर फ्री में देखता भी है तो फिर रोगी को दवाई लिखता है तो रोगी वो दवा खाएगा ही नहीं। काय का डॉक्टर है, खुद लिया भी नहीं, ऐसे ही लिख दी दवाई मुंह देख करके। तो हर चीज़ अपनी जगह मजबूत होती है। तो होम्योपैथिक इलाज के अंदर आप घरेलू कोई ना कोई प्रयोग बता दें, और कोई नया रोग जैसे आई फ्लू, जैसे जुकाम, जैसे टांग का दर्द, जैसे फोड़ा, कोई अपसेस, ये कोई नया रोग अगर प्रवेश करता है तो पहले उसको भगाओ और उसकी वो दवा चालू रखो, या बाद में उस दवा को चालू कर दो। अगर उसकी पुरानी दवा को अगर बंद करना पड़े तो उसका अल्टरनेट, हर एक चीज़ का अल्टरनेट होता है। मान लीजिए रोगी को दवा की जगह दम उठता है, तो उसको यही कह दो कि तू थोड़ी इलायची, थोड़ा सौंठ, थोड़ा काली मिर्च, ये घरेलू चीज़ें डाल के एक चाय बना के पी ले। तो इस तरह से भी उसको राहत तुम दे सकते हो 4-6 दिन के लिए। तो आपको होम्योपैथी के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता कि आपको आयुर्वेदिक का ज्ञान होना चाहिए। आप फट से कह देंगे कि हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमें क्या मतलब आयुर्वेदिक से। लेकिन तुम आयुर्वेद से बनी हुई गेहूं की रोटी रोज़ खाते हो, पालक से बनी सब्जी रोज़ खाते हो, टमाटर रोज़ खाते हो, खीरा रोज़ खाते हो, पपीता रोज़ खाते हो। ये सब आयुर्वेद है। तो जो तुम खाते हो उनके तो गुण दोष तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर उनके गुण दोष तुम्हें मालूम नहीं है, तुम खाते ही जा रहे हो, तो तुम क्या तो होम्योपैथी करोगे, क्या उसको घरेलू चिकित्सा करोगे, क्या आयुर्वेद करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको स्वर्ण भस्म लिखो और लिखो, नहीं, ये एक कुशल वैद्य का काम है। लेकिन आपको अधिकार है अदरक का रस, शहद, इस तरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो डली वाला नमक को सेक, तवे पे पोटली बना के सेक कर लो। पानी की थैली से डबल आराम मिलता है, पानी की थैली से नहीं मिलता। अरे अगर कुछ भी नहीं मिले तुमको तो बालू रेत ले आओ आधा किलो, जो गली में है, फ्री में है। बालू रेत को तवे पे सेक करके, गर्म हो जाए खूब, पोटली बना के सेक करो। आप कहोगे कि वाकई इस मिट्टी के अंदर भी इतनी ताकत है। और मैं एक चीज़ जाते जाते बता देता हूँ कि इस तरह मिट्टी से सेक करने से कोई नुकसान नहीं। पुरानी से पुरानी कोई ईंट मिल जाए खंडहर की, 200 साल 300 साल पहले की बनी हुई, उसको गर्म करके कपड़ा लपेट के सेक करो, बहुत आराम मिलेगा। इसी तरह अगर कोई समझदार आदमी है तो आग का पेड़ होता है, आग का जहरीला पौधा होता है, आपको उसको हाथ नहीं लगाना है। आप आदमी को साथ ले जाओ, एक कुदाली ले जाओ और पास में बैठ के इसके जड़ के आसपास की मिट्टी है वो 2-1 किलो, इतने भी मत खोदो कि वो आंकड़ा ही ख़त्म हो जाए। वो 1-2 किलो मिट्टी ला करके
आंकड़े के जड़ किए 4-5 इंच के आसपास की जो मिट्टी है उसको ला कर के और एक डिब्बे के अंदर दवा की तरह लिख दो, शेक की दवा, उस पर लिखो शेक की दवा। आपको घुटने में दर्द, अंगूठे में दर्द, कोहनी में दर्द, गर्दन में दर्द, उसको गर्म करके और पोटली बना के आप एक बार भी अगर आपने शेक कर लिया, आप ये मान के चलो कि 500 मिलीग्राम का एंटोबाइस पेन किलर भी उसके सामने फेल है। लेकिन ये पहले ये रखना चाहिए, यहाँ अब बालू मिट्टी यहाँ नहीं है। अरे तो यहाँ नहीं है तो क्या हो गया ना? अपन लोग जाते हैं और हमारे ये अभी बूंदी है, यहाँ बालू मिट्टी नहीं है तो कहाँ से लाएगा आदमी। लेकिन अपन लोग जाते आते तो हैं, कभी जैसलमेर है, कभी अजमेर है, कभी और है, तो जहाँ भी होती है अपनी कार से जाते हैं तो 10-20 किलो ला करके एक पीपे के अंदर रख दो। क्या वो खाने को मांगती है? क्या वो किराया मांगती है? या आपके घर में इतनी जगह नहीं है? ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए होम्योपैथिक का इलाज करो। और एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि रोगी का जो भी रोग है वो किस समय उसको ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो जैसे रागों के अंदर सवेरे की राग अडाना, राग भैरवी, राग भैरव, हंस ध्वनि इत्यादि जो राग सुबह के हैं, दोपहर का राग सारंग है, उसमें भजन गाओगे तो और अच्छा लगेगा। शाम का जो राग है यमन है, और रात्रि को जो गाते हैं राग देश, राग मांड, केसरिया बालम आओ निशा पैधारू मारे देश, रंगीला बालम आओ निशा पधारू मारे देश। तो राग सोरठ, राग देश, राग मांड ये रात्रि के द्वितीय पहर में जब सुनाई देती है तो मन को सुकून मिलता है। तो इसी तरह से आपको रोग 12 बजे आता है, 6 बजे आता है, कितनी देर रहता है, पसीना आकर के बुखार कम होता है, ये तमाम चीज़ों पर गौर करके और फिर आप उसको दवाई दो, चाहे आयुर्वेदिक दो, चाहे होम्योपैथिक दो, रोगी ठीक होगा। और इन सब बातों को अगर आपने इग्नोर कर लिया तो आप डॉक्टर तो रहेंगे, रोगी भी आएंगे, लेकिन एक जो परिपक्वता होती है कि सोना गल गल के और चमकीला बनता है, वो बनाओ अपने आप को। और मेरा वीडियो सुनो,